किसी भी कंपनी की सेहत को हम आम तौर पर कैसे जांचते हैं? ज्यादातर लोगों का पहला जवाब होगा प्रॉफिट, मतलब कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। लेकिन क्या सिर्फ प्रॉफिट कमा लेना ही काफी है? सोचिए, कंपनी है जो प्रॉफिट तो दिखा रही है, पर उसका माल गोदाम में पड़ा पड़ा पुराना हो रहा है, या फिर बाजार से पैसा ही वापस नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। तो आज हम प्रॉफिट से एक कदम आगे बढ़कर कंपनी की फुर्ती और काबिलियत को समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी चर्चा एक्टिविटी रेशियोज पर है। इन्हें टर्नओवर रेशियोज या एफिशिएंसी रेशियोज भी कहते हैं जी। और हमारा मिशन बस ये समझना है कि एक कंपनी अपने पास मौजूद संसाधनों यानी एसेट्स का इस्तेमाल कितनी स्मार्ट तरीके से कर रही है सेल्स पैदा करने में। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। देखिए, एक कंपनी प्रॉफिट में हो सकती है, लेकिन शायद अंदर से बहुत इनएफिशिएंट हो। अच्छा। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, बहुत एफिशिएंट हो पर किसी वजह से प्रॉफिट न कमा पा रही हो। तो एक्टिविटी रेशियोज इसी छिपी हुई कहानी को सामने लाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमें कंपनी के ऑपरेशंस की रफ्तार के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि कंपनी का पहिया कितनी तेजी से घूम रहा है। चलिए, तो फिर इसी पहिए के एक एक पुर्जे को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री की, मतलब वो सामान जो कंपनी बेचने के लिए अपने गोदाम में रखती है। जी। इसे नापने के लिए हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या ITR। ये हमें क्या बताता है? सीधे शब्दों में कहूं तो ये रेशियो बताता है कि एक कंपनी साल भर में कितनी बार अपनी पूरी इन्वेंट्री को बेच डालती है और फिर से नया माल भर लेती है। ठीक है। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS। उसको एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करना। एक मिनट, यहाँ एक सवाल आता है। हम ऊपर सेल्स क्यों नहीं लेते? COGS ही क्यों? बिक्री तो सेल्स से पता चलती है ना? राइट। ये बहुत कॉमन सवाल है और इसका लॉजिक बहुत सीधा है। आपकी जो इन्वेंट्री है, मतलब गोदाम में रखा माल, हाँ, वो हमेशा उसकी लागत पर रिकॉर्ड होता है, सेलिंग प्राइस पर नहीं। अच्छा, कॉस्ट पे। जी। सेल्स में तो आपका प्रॉफिट भी जुड़ा होता है ना। तो अगर आप सेल्स की तुलना इन्वेंट्री की कॉस्ट से करेंगे तो वो तो मिसमैच हो गया, एप्पल्स टू ऑरेंजेस वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। इसीलिए हम लागत की तुलना लागत से ही करते हैं, मतलब COGS की तुलना इन्वेंट्री से। ये तो बहुत साफ हो गया। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का COGS है 8 लाख रुपए। ठीक है। और उसकी एवरेज इन्वेंट्री है 1 लाख रुपए। तो ITR होगा 8 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपए, यानी 8 टाइम्स। सही। इसका मतलब है कि वो कंपनी साल में 8 बार अपनी पूरी इन्वेंट्री खाली कर देती है। साल में 8 बार? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा अच्छा होता है? मतलब मान लीजिए किसी दूसरी कंपनी का रेशियो 20 हो, तो क्या वो 8 वाली से हमेशा बेहतर होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है जरूरी नहीं। अच्छा। हाँ, यहीं पर बिजनेस की स्ट्रैटेजी समझ में आती है। देखिए, हायर ITR आमतौर पर अच्छा होता है क्योंकि माल तेजी से बिक रहा है और पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा। लेकिन बहुत ज्यादा ITR का खतरा भी है। इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी के पास स्टॉक आउट का रिस्क है। स्टॉक आउट मतलब सामान खत्म हो सकता है और ग्राहक खाली हाथ लौट सकता है। और कम ITR का मतलब तो साफ है, ओवर स्टॉकिंग या माल का पुराना हो जाना। ठीक है, तो सामान साल में 8 बार बिक रहा है, लेकिन इसे दिनों में कैसे सोचें? मतलब कोई चीज औसतन कितने दिन शेल्फ पर पड़ी रहती है? बिल्कुल, एक मैनेजर के लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है। इसे कहते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अच्छा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बस साल के 365 दिनों को ITR से, यानी हमारे केस में 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो 365 डिवाइडेड बाय 8, ये हुआ करीब 45.6 दिन। जी, मतलब उस कंपनी का माल औसतन 46 दिन तक पैसा ब्लॉक करके रखता है। ये एक बहुत काम की जानकारी है। तो हमने देखा कि कंपनी ने अपना माल कितनी फुर्ती से बेचा, लेकिन बेचना ही काफी नहीं है, उस बिक्री को कैश में बदलना पड़ता है। हाँ, और ये अक्सर कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, पैसे का लेन देन, मतलब रिसीवेबल्स और पेएबल्स। जी। मान लीजिए एक कंपनी है जो बहुत माल बेच रही है, प्रॉफिट भी दिखा रही है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में हमेशा कैश की कमी रहती है। ऐसा क्यों हो सकता है? ये एक क्लासिक बिजनेस प्रॉब्लम है और इसका जवाब अक्सर डेटर्स टर्नओवर रेशियो में छिपा होता है। मतलब हो सकता है कंपनी माल तो बेच रही है,
पर उसका पैसा महीनों तक बाजार में ग्राहकों के पास फंसा हुआ है। तो ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या मापता है? ये मापता है कि कंपनी अपने उधार पर बेचे गए माल का पैसा ग्राहकों यानी डेटर्स से कितनी तेजी से वसूलती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला? नेट क्रेडिट सेल्स को एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से डिवाइड करना। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। फॉर्मूले में हमेशा क्रेडिट सेल्स यानी उधार वाली बिक्री का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, टोटल सेल्स का नहीं? नहीं, अगर आप टोटल सेल्स ले लेंगे तो पूरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए क्रेडिट सेल्स हैं 12 लाख रुपए और एवरेज रिसीवेबल्स हैं 1 लाख रुपए। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो हुआ 12 टाइम्स। सही। इसका मतलब है कि कंपनी साल में 12 बार अपने देनदारों से पैसा कलेक्ट कर लेती है। और इसे भी दिनों में बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। 365 को 12 से डिवाइड करें तो आता है लगभग 30.4 दिन। मतलब कंपनी को अपना पैसा वसूलने में औसतन 30 दिन लगते हैं। और इसका फायदा कैसे पता चलेगा? मतलब 30 दिन अच्छा है या बुरा? इसकी असली ताकत तुलना करने में है। मान लीजिए कंपनी अपने ग्राहकों को 45 दिन का उधार देती है, ये उसकी क्रेडिट पॉलिसी है। ठीक है। लेकिन वो पैसा 30 दिन में ही वसूल कर लेती है। ये तो बहुत ही शानदार एफिशिएंसी है। एक मिनट, आपने कहा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि कंपनी अपने ग्राहकों पर पैसा जल्दी देने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है? हो सकता है ग्राहक इससे नाराज होकर किसी और सप्लायर के पास चले जाएं? बेहतरीन पॉइंट। ये बिल्कुल मुमकिन है और यही दिखाता है कि इन रेशियोज को अकेले में नहीं देखा जा सकता। अच्छा। अगर आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत अच्छी है पर आपकी सेल्स गिर रही हैं, तो हो सकता है कि आपकी सख्त कलेक्शन पॉलिसी ही ग्राहकों को भगा रही है। ये बिजनेस चलाने का एक संतुलन है। आपको पैसा जल्दी भी चाहिए और ग्राहक को खुश भी रखना है। ये तो हुई पैसा लेने की बात, लेकिन पैसा देना भी तो पड़ता है। हम अपने सप्लायर्स को कितनी जल्दी पेमेंट करते हैं, क्या इससे भी कंपनी की सेहत का पता चलता है? बिल्कुल, और ये एक दो-धारी तलवार है। इसे हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो से मापते हैं, जो ठीक डेटर्स रेशियो का उल्टा है। मतलब ये बताता है कि हम अपने सप्लायर्स को साल में कितनी बार पेमेंट करते हैं। जी, अगर आप बहुत जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है आप अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का फायदा उठा रहे हो, जो अच्छी बात है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप अपना कैश बेवजह जल्दी खत्म कर रहे हैं, जिस कैश को आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते थे। और अगर देर से पेमेंट करते हैं तो ये दो बातें दिखा सकता है। या तो आप कैश बचाने में बहुत माहिर हैं, या आपके पास कैश की कमी है। और अगर आप लगातार देर से पेमेंट करते हैं तो सप्लायर्स के साथ आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। अच्छा, तो अब हम सिर्फ गोदाम में रखे सामान और बाजार में फंसे पैसे से निकलकर अब बड़ी एसेट्स की बात करने वाले हैं। हाँ, अब हम बड़ी तस्वीर देखेंगे। फैक्ट्री के अंदर की बड़ी मशीनें, बिल्डिंग्स, ये सब। तो इसके लिए कौन सा रेशियो है? इसके लिए है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये मापता है कि कंपनी अपनी बड़ी बड़ी एसेट्स का इस्तेमाल करके कितनी सेल्स पैदा कर रही है। मतलब ये हुआ कि हम ये देख रहे हैं कि फैक्ट्री में लगे करोड़ों की मशीनें सिर्फ खड़ी तो नहीं है, वो असल में माल बनाकर बिक्री करवा भी रही हैं या नहीं। एकदम सही। इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स को नेट फिक्स्ड एसेट से डिवाइड करना। ठीक है। जैसे अगर सेल्स 20 लाख हैं और नेट फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख, तो ये रेशियो होगा 4 टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि फिक्स्ड एसेट्स में लगाया गया हर 1 रुपया कंपनी के लिए 4 रुपए की सेल्स पैदा कर रहा है। जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या स्टील प्लांट, वहां ये रेशियो स्वाभाविक रूप से कम होता है, क्योंकि वहां मशीनों में बहुत ज्यादा पैसा लगा होता है। लेकिन कंपनी के पास सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स तो नहीं होते, करंट एसेट्स भी होते हैं, जैसे इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स जिनकी हमने अभी बात की। तो पूरी कंपनी की ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे मापे? उसके लिए है सबसे बड़ा रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये पूरी कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड? हाँ, ये मापता है कि कंपनी अपने सभी एसेट्स, चाहे वो छोटे हों या बड़े, फिक्स्ड हो या करंट, सबका इस्तेमाल करके कितनी सेल्स पैदा कर रही है। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर और टोटल एसेट्स टर्नओवर में क्या फर्क हुआ? देखिए, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर सिर्फ फैक्ट्री की एफिशिएंसी पर फोकस करता है, जबकि टोटल एसेट्स टर्नओवर पूरी दुकान की एफिशिएंसी को देखता है। इसका कोई दिलचस्प उदाहरण हो सकता है, मतलब इसे समझने के लिए? बिल्कुल, सोचिए, ऐसा हो सकता है कि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर बहुत अच्छा हो, मतलब प्लांट बहुत एफिशिएंटली चल रहा है। हाँ, लेकिन हो सकता है उसका टोटल एसेट्स टर्नओवर खराब हो। वो क्यों? क्योंकि शायद उसकी इन्वेंट्री ठीक से मैनेज नहीं हो रही, या बाजार में पैसा फंसा हुआ है। तो बड़ी मशीनें तो अच्छा काम कर रही हैं, पर छोटे छोटे पुर्जे ठीक से नहीं चल रहे। ये तो बहुत जरूरी फर्क है। जी, इसीलिए दोनों को देखना जरूरी है। हमने अब तक कई बार एक शब्द इस्तेमाल किया, कॉग्स, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ये अकाउंटिंग का एक बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। चलिए इसे भी थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। ये कॉग्स आखिर है क्या? कॉग्स का मतलब है उन गुड्स की सीधी लागत जिन्हें उस साल वास्तव में बेचा गया। वास्तव में बेचा गया, ये जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये उन सभी गुड्स की लागत नहीं है जो उस साल बनाए गए या खरीदे गए, बल्कि सिर्फ उनकी जो बेचे गए। जो माल साल के अंत में गोदाम में बच गया, उसकी लागत कॉग्स में नहीं आती। इसका फॉर्मूला क्या है? और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब साल की शुरुआत में जो माल था, हाँ, प्लस नेट परचेजेस, मतलब जो और खरीदा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो सामान को बेचने लायक हालत में लाने के लिए सीधे तौर पर किए जाते हैं, जैसे फैक्ट्री में काम करने वालों की वेजेस, माल को फैक्ट्री तक लाने का भाड़ा या फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल। इसमें ऑफिस की सैलरी या एडवर्टाइजिंग जैसे खर्चे शामिल नहीं होते। अच्छा, वो इनडायरेक्ट खर्चे हैं। जी, और इस सब में से हम माइनस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब जो माल साल के अंत में बच गया। तो इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल, एक लाइन में से ऐसे याद रख सकते हैं, COGS बराबर है जो आपके पास पहले से था, प्लस जो आपने और खरीदा, प्लस उसे तैयार करने पे जो खर्च किया, माइनस जो बिका नहीं। ये तो काफी आसान है। हाँ, और इसी वजह से हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में COGS का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लागत की तुलना लागत से हो सके। तो इन सब का क्या मतलब है? ये सारे रेशियो मिलकर क्या कहानी बताते हैं? देखिए, एक्टिविटी रेशियो सिर्फ नंबर नहीं है, ये कंपनी के ऑपरेशंस का आप कह सकते हैं एक्सरे है। एक्सरे? हाँ, ये हमें बताते हैं कि कंपनी कितनी तेजी और कुशलता से अपने संसाधनों को सेल्स में और फिर सेल्स को वापस कैश में बदल रही है। ये बिजनेस के इंजन रूम की कहानी सुनाते हैं। और जैसे आपने पहले भी कहा था, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी। इन रेशियोज को अकेले में देखने का कोई मतलब नहीं है। इनकी असली ताकत तुलना करने में है। किसके साथ? कंपनी के पिछले सालों के परफॉर्मेंस से, और सबसे महत्वपूर्ण, उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से। एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए जो रेशो अच्छा है, वो एक स्टील बनाने वाली कंपनी के लिए शायद बहुत खराब हो। बिल्कुल। और अपने श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जी जरूर। हमने देखा कि ये रेशियोज कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी काम करने की रफ्तार को कैसे मापते हैं। पर सोचने वाली बात ये है कि ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी आखिरकार शेयर धारकों के लिए होने वाले अंतिम मुनाफे यानी प्रॉफिटेबिलिटी से कैसे जुड़ती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कंपनी की रफ्तार का उसके मुनाफे से क्या लेना देना है? ये सवाल हमें ड्यूपॉन्ट एनालिसिस जैसे शक्तिशाली मॉडल्स की ओर ले जाता है। अच्छा। हाँ, वो एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल लेवरेज को एक साथ जोड़कर दिखाते हैं। वो ये बताते हैं कि एक कंपनी कैसे अपनी ऑपरेशनल स्पीड को शेयर होल्डर वैल्यू में बदल सकती है। लेकिन ये कहानी फिर कभी के लिए।